सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जीएसजी के वंस अगेन 71st बीपीएससी के लिए हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं और वो है सबसे पहला सीरीज जो बना है वो है बिहार स्पेशल जीके। बिहार स्पेशल जीके से रिलेटेड कल एक ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड हो चुका था जो कि स्टार्ट किए थे हम लोग बिहार एक परिचय। और ये कहाँ से रेफरेंस उठाया गया है, बिहार एक परिचय जो बुक है इम्तियाज़ अहमद सर का, वही बुक हम लोग उठाकर और उसी को हम लोग पॉइंट वाइज नोट्स में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑलरेडी बहुत सारा चीज़ हम लोग कल पढ़ चुके थे, स्रोत तक यानी कि सोर्सेस ऑफ जो जहाँ से हम लोग को सारा का सारा नॉलेजेस मिल रहा है, सारा का सारा जो फैक्ट पता चल रहा है वो तक देख लिए थे। आज हम लोग वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो होने वाला है प्री हिस्टोरिक बिहार, यानी कि अब बिहार के बारे में अब धीरे धीरे हम लोग डिटेल में इंटर करेंगे, डिटेल घुसेंगे और डिटेल के बारे में जानेंगे। हर एक चीज़ को, छोटे छोटे पॉइंट्स को भी देखते जाएंगे, कोई भी एक भी पॉइंट छूटने वाला आपका नहीं है। ओके, इकोनॉमी का क्लास ऑलरेडी प्रिपेयर हो रहा है, वो भी इकोनॉमी का क्लास हम स्टार्ट कर देंगे। और वो इकोनॉमी का क्लास ना वो किसी के लिए भी हो सकता है, जैसे कि आप जेपीएससी कर रहे हो, बीपीएससी कर रहे हो, आप एसएससी कर रहे हो, वो किसी के लिए भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो वो ऑलरेडी प्रिपेयर हो रहा है, वो भी वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा आपको। वो हम कम्युनिटी पोस्ट में कर देंगे तो आपको आइडिया लग ही जाएगा, आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्लास प्री हिस्टोरिक बिहार, पूर्व ऐतिहासिक बिहार के बारे में परिचय देख लेते हैं। प्राचीन काल में मानव समाज के विकास को, अच्छा एक और चीज़ बताना भूल गए कि ऑलरेडी हम कल भी बोले थे कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होगा ताकि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है ना, हिंदी और इंग्लिश में। अब देखिए इंग्लिश में नोट्स है, किन्हीं किन्हीं को हिंदी में लिखने में प्रॉब्लम होता है, चाहे हिंदी में थोड़ा सा अजीब लगता होगा हिंदी, तो इंग्लिश है उनके लिए। लेकिन जब समझा रहे होते तो ना आप कोशिश कीजिए हिंदी में समझने का, क्योंकि आपके अंदर एक कहानी, एक सबकॉन्शियसली कहानी, स्टोरी बैठ जाएगा, तो वो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। बाकी तो आप अगर इंग्लिश स्ट्रांग है तो आप इंग्लिश लिख ही लोगे, और जिनका हिंदी अच्छा है वो हिंदी कर लेंगे, है ना। तो प्राचीन काल में मानव समाज के विकास को विभिन्न भागों में अलग अलग समय में देखा गया। तो प्राचीन काल में जितना भी, यानी कि जो भी हमारा जो ह्यूमन सोसाइटी है वो पूरा का पूरा को ना अलग अलग पार्ट में बांट कर देखा गया। देखिए एक ही में अगर खिचड़ी बना देंगे तो वो खिचड़ी रोज रोज अच्छा नहीं लगेगा, वो सैटरडे और संडे को ही अच्छा लगता है। चाहे सैटरडे को ही जनरली लोग खिचड़ी खाते हैं, अचार खाते हैं, उसके साथ पापड़ खाते हैं, उसके साथ चोखा खाते हैं, लेकिन रोज रोज खिचड़ी मिलने लग जाएगा ना तो अच्छा नहीं होगा। तो वही चीज़ है यहाँ पर, तो कैटेगरीज बांटा गया है। ठीक है, विकास की शुरुआत में एक रूपता नहीं थी, यानी कि शुरुआत में, अब ये कैटेगरी बांटने का वजह भी यही था कि स्टार्टिंग जब डेवलपमेंट फेज था, ठीक है ना, उस समय पता नहीं चल रहा था कि कौन सा चीज़ से कहाँ से डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है, कैसे क्या हुआ, ये क्या हुआ। ठीक है ना, तो वो चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करना, बैलेंस करना बड़ा ही दिक्कत हो जाता था। और पहले के टाइम में ना ज़्यादा जर्नल था, ना ये था, ना टेक्नोलॉजी था, ये सब कुछ नहीं था, तो और समस्या है। मानव के जीवन और क्रियाकलाप का अध्ययन पूरा पाषाण युग यानी कि स्टोन एज से ही संभव है। अब देखो, अब जो इंसान है जो भी है जहाँ से आया तो स्टोन एज से ही आया होगा, पहले स्टोन का यूज़ करता होगा, उसके बाद फिर धीरे 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 मेटल्स में एंटर किया होगा। तो स्टोन एज से ही संभव है क्योंकि इस समय के आदि मानव के जीवन औजारों के रूप में मिलते हैं, यानी कि उस समय का औजार भी मिल जाता है, उस समय का लोगों का जो स्टाइल ऑफ लिविंग था वो भी दिख जाता है, पता चल जाता है। तो ये स्टोन एज बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो पूरा पाषाण युग का विभाजन कैसे किया गया, यानी कि स्टोन एज का जो विभाजन किया गया, जिसको हम लोग पैलियोलिथिक एज भी बोलते हैं। ठीक है, पैलियोलिथिक एज, इसका विभाजन किया गया 3 पार्ट में, 3 चरण में। सबसे पहला क्या किया गया भाई, तो प्राचीन पूरा पाषाण जिसको हम लोग बोलते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज, मध्य पूरा पाषाण उसको फिर बोलते हैं मीडियम यानी कि मिडिल पैलियोलिथिक, और फिर उत्तर पूरा पाषाण जिसको अपर पैलियोलिथिक। ये 3 चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये 3 चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, ये 3 नाम ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अगर हम लोग टाइम पीरियड देख लेते हैं तो टाइम पीरियड, समय सीमा क्या हो गया, ये समय सीमा क्या भाई, तो साउथ एशिया के मतलब प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है ना, साउथ एशिया के संदर्भ में वही चीज़ बेस माना जाता है। ठीक है, तो प्राचीन पूरा पाषाण युग आज से लगभग 50,000 वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व तक है, यानी कि ये जो लोअर पैलियोलिथिक एज जो है ना वो है हमारा 50,000 टू 10,000, देख लीजिए 50,000 टू 10,000 ईयर्स अगो, यहाँ से 50,000 से 10,000 साल पुराना। फिर आते हैं मध्य पूरा पाषाण युग, ये हो जाता है 10,000 से 8,000 वर्ष पूर्व। और फिर आते हैं नव पाषाण युग जो कि होता है 8 से 9,000
ईस्वी तक, यानी कि वर्ष पूर्व तक। आज से 9000 पूर्व चले जाइए, 9000 ईस्वी साल पहले चले जाइए, 8000 साल पहले चले जाइए, तो वो था नवपाषाण युग। तो ये टाइम लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको टाइम लाइन ध्यान में रखना होगा। और आपको पता ही है कि हिस्ट्री में टाइम लाइन कितना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब किचन में जैसे नमक का इंपॉर्टेंस है वैसे ही हिस्ट्री में टाइम का इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट में आते हैं हिस्टोरिकल हेरिटेज देख लेते हैं अब एक एक करके। पूरा पाषाण युग के साक्ष्य, यानी कि अगर देखा जाए तो पैलियोलिथिक एज का क्या क्या एविडेंस है, कैसे पता चलता है कि हाँ ये पैलियोलिथिक एज का है, ऐसा कुछ है। तो उत्तरी पूरा पाषाण युग के साक्ष्य श्रीलंका में मिले हैं, यानी कि एविडेंस ऑफ नॉर्दर्न पैलियोलिथिक एज हैज़ बीन फाउंड इन श्रीलंका। श्रीलंका में कुछ साक्ष्य मिले हैं, वो भी किसका, उत्तरी पूरा पाषाण का। ठीक है। चाक निर्मित, यानी कि परिष्कृत पाषाण चाक निर्मित कहने का मतलब हो गया व्हील, यानी कि ऑलरेडी जो था ना व्हील मेड वाला, जो यानी कि व्हील का जो समय चल रहा था वो, उसके साथ नव पूरा पाषाण युग के साक्ष्य भी मिले हैं, यानी कि व्हील का आविष्कार हो चुका था, व्हील के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। पूरा पाषाण युग में पत्थर के टुकड़ों का उपयोग हथियारों के रूप में किया जाता था। अब जब पूरा पाषाण का बात कर रहे हैं हम लोग, पूरा का पूरा पहले का एकदम पहले टाइम का, तो वहाँ जाहिर सी बात है सिर्फ स्टोन ही था, तो स्टोन से ही लोग जो भी यूज़ करते होंगे, जो भी काम करते होंगे, स्टोन का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस आता होगा, बहुत ही बड़ा यूज़ होता होगा। तो वो यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और हम लोग को पता चलता है कि भाई चलो स्टोन एज से ही सब कुछ स्टार्ट हुआ है ना। ये बड़े और खुरदरे पत्थर के बने होते थे और इनका उपयोग जानवरों को शिकार करने के लिए होता था। तो पत्थर का उपयोग होता था, ठीक है, और बड़ा भी होता था, थोड़ा सा रफ होता था, खुरदुरा होता था, जिससे जानवर का शिकार करने में हेल्पफुल हो जाता था। धीरे धीरे क्या हो गया ना, लोग थोड़ा सा शार्प हो गया, तेज हो गया, बॉर्नविटा खाया, हॉर्लिक्स खाया, ये सब खा के सब लोग तेज हुआ। तो अब क्या करने लगा, औजार को शार्प बनाने लग गया। आगे देखेंगे। इस समय आदि मानव भोजन, कंदमूल और पशुओं का मांस खाता था, मांस खाता था, ये था, क्या छूट गया है, यानी कि ये लोग खाता क्या था भाई, तो कंदमूल हो गया, ज़मीन के नीचे कुछ निकल जा रहा है, कुछ पेड़ पर कुछ में पक जा रहा है, कुछ भी है ना, पशु का मांस खा जा रहा है, ये सब चीज़ खा पा रहा था। अगर देखा जाए पूरा पाषाण का लोकेशन अगर क्या क्या हुआ है, तो जमुई हो गया, तालहांडी, ठीक है, मुंगेर हो गया, पैसर है ना, मुंगेर, पैसर, फिर नालंदा तथा अविभाजित बिहार, वर्तमान में झारखंड के स्थानों से प्राप्त हुआ है। तो ये सब जगह से कहाँ का, कौन सा एज का, पैलियोलिथिक एज का, पूरा पाषाण युग का साक्ष्य एविडेंस मिला है। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए बात करते हैं मध्य पूरा पाषाण का। अब आ जाते हैं बीच में, यानी कि वो हमारा एज कौन सा था, देख लीजिए यहाँ पर, है ना, मध्य पूरा पाषाण युग, मिडिल पैलियोलिथिक एज, दैट इज 10,000 से 8,000 वर्ष पूर्व तक। ठीक है, 10,000 से 8,000 वर्ष। अब वो देख लेते हैं। तो हथियारों का आकार छोटा और नुकीला हो गया। अब जाहिर सी बात है, लोगों को धीरे धीरे यूज़ करते 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 उसके पीछे दिमाग लगने लग जाता है कि भाई इतना बड़ा रखने से फ़ायदा है, इसको शार्प करो, जल्दी जल्दी काम होगा। इनका आकार बेहतर था, इनमें घाट और नोक भी बनाए गए थे। इंटेलिजेंट होता चला गया, जैसे जैसे इंसान और जानवर में यही तो फ़र्क है ना, इंसान धीरे धीरे डेवलप करते चला जाता है, जानवर डेवलप नहीं करता, वो एक ही जगह पर, वो उसका थिंकिंग कैपेसिटी नहीं होता है, लेकिन इंसान का सोचता है वो कि अच्छा यहाँ है, यहाँ से इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करते 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 छोटा हो गया। इनके नमूने भी परवर्ती पूरा पाषाण युग के नमूनों के साथ उपयुक्त स्थानों से मिले हैं। तो जहाँ जहाँ जैसे अभी जगह का हम लोग नाम लिए थे, कौन कौन सा भाई था, तो जमुई था, मुंगेर था, नालंदा, ये सब चीज़ से इस जगह से भी इसका कुछ साक्ष्य एविडेंस मिला है। किसका भाई, तो मध्य पूरा पाषाण का, है ना, 10,000 से 8,000 वाला। इन स्थानों पर मानव जीवन के विकास के निरंतर क्रम के प्रमाण मिलते हैं। अब जाहिर सी बात है ना कि थोड़ा सा रेगुलर ग्रोथ मिल ही रहा होगा, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ्स दिख रहा होगा। क्यों, अब जैसा कि हम लोग औजार से भी देख रहे थे कि औजार पहले बड़ा था, हैवी था, अब धीरे धीरे शार्प हो गया, छोटा हो गया, है ना, ईजी टू यूज़ हो गया, है ना, ये सब सारा चीज़ चलता आया। बात करते हैं नव पूरा पाषाण का। ये एज कौन सा था भाई, तो आज से 8,000 साल पहले देख लीजिए, 9,000 साल पहले देख लीजिए। अवशेष मंदारी क्षेत्रों में स्थित जगहों से प्राप्त हुए हैं। मंदारी क्षेत्र ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चंस बनता है यहाँ सबसे। इनमें वीप्रद, सारण, चेचर अथवा श्वेतपुरा, वैशाली, सेनवाट, रोहतास, ठीक है ना, मनार, पटना। देखिए जो मॉडर्न नेम है वो भी ध्यान में रखिए, जो पुराना नाम जो लिया जा रहा है ना वो भी नाम ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है।
चंपुस केंद्र प्रमुख है। यहाँ न केवल पत्थर के वन अल्पत यानी कि माइक्रोलेथ, छोटा छोटा औजार रहता था एकदम काटने के लिए, किसी चीज़ को सीने के लिए, चमड़ा सीने के लिए, ये सब चीज़, बल्कि हड्डे से बने औजार और हथियार भी प्राप्त हुए। अब सिर्फ स्टोन नहीं, अब स्टोन को तेज करना नहीं, पहले स्टोन था भारी भरकम, उसको तेज कर करके बनाने लग गया। अब थोड़ा और दिमाग लगाएगा भाई, जानवर का हड्डी, जो हम लोग जानवर का मांस खा जाते हैं, उसका हड्डी तो फेंक ही देते हैं, हड्डी से भी तो कुछ हो सकता है, वो तो काफ़ी ज़्यादा शार्प होता है, नुकीला भी बन सकता है, उसको रगड़ते हैं तो और ज़्यादा नुकीला हो जाता है। चलो दिमाग काम कर गया, तो आ गया मॉडर्न में एकदम नव पूरा पाषाण में, है ना। मानव के जीवन शैली में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, ऑब्वियस सी चीज़ है भाई। तो पशु और पहाड़ियों के बीच रहने वाले बजाय अब मैदानी क्षेत्र में निवास को प्रारंभ कर लिया। अब जो है ना, अब ये लोग क्या करने लग गया, धीरे 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 अपना लाइफ को भी शटल करने लग गया। शटल करने का मतलब हो गया कि अब जो पहाड़ वहाड़ पर रहता था, अब मैदानी भाग में रहने लग गया, जानवर को पालने पोसने लग गया होगा, है ना। फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर्स बनने लगे, यहाँ पर गलती से लिखा गया है, ठीक है। फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर्स बनने लगे, क्यों? क्योंकि खेती स्टार्ट हो गया, कृषि प्रारंभ हो गया, मैदानी भाग में आया, कृषि आरंभ हो गया, तो लोग फूड गैदरर था पहले खाना को खोज खोज के रखता था, जमा करता था। अब सीधा बोलता है नहीं भैया, हम फूड अपने से उपजा लेंगे, तो फूड प्रोड्यूसर्स बन गया, है ना। स्थिर जीवन, सेटल्ड लाइफ जीने लग गया। तो ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया था नव पूरा पाषाण में, ठीक है। तो तीनों लेवल का हम लोग देख लिए, पूरा एकदम पूरा पाषाण देख लिए, मध्य देख लिए और नव पूरा पाषाण देख लिए। केव पेंटिंग के बारे में बात करते हैं। क्या केव पेंटिंग मिला बिहार से? जरूर मिला। बिहार में कैमूर के पहाड़ियों, नवादा, जमुई में ऐसे चित्र प्राप्त मिले। तो केव पेंटिंग क्या होता है भाई? तो केव बना हुआ है, मान लीजिए कोई गुफा उफा बना हुआ है, पहाड़ है ऐसा, और कोई गुफा उफा बना हुआ है, उसके अंदर बहुत सारा पेंटिंग वेंटिंग्स, है ना, ऐसे करके कोई जानवर वानवर मिला हुआ है, कोई तीर मार रहा है, ऐसे कोई हाथी चल रहा है, ये वो फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ बनाया है और कुछ नहीं। ये चित्र प्रागैतिहासिक वस्तु के साथ मानव गतिविधि जैसे शिकार, नृत्य आदि को भी देखने को मिलते हैं। मतलब इसमें दिखाया गया कि हंटिंग कैसे किया, ठीक है ना, वो लोग अपना माइंड से अपना जो कुछ भी बना पाया बनाता था। आदि मानव की जीवन शैली को समझा जा सकता है। इससे पता चलता है कि उन लोग का टाइम में, यानी कि उस टाइम पर लोग कैसे जीता था, कैसे अपने आप को सही रखता था, ये सब सारा चीज़, ठीक है। तो ये केव पेंटिंग ध्यान में रखना है, ऑलरेडी यहाँ पर इंग्लिश में है, आप इसको देख सकते हैं। ताम्र पाषाण युग का बात करते हैं, चैल्कोलिथिक पीरियड, यानी कि अब यूज़ होने लग गया क्या भाई? तांबा, कॉपर, है ना। 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व मानी जाती है। इसके बाद लौह युग का आरंभ हुआ, यानी कि 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक बोल सकते थे कि ये था तांबे का एज। लेकिन अब इसके बाद क्या हो गया भाई? तो इसके बाद हो गया लौह, यानी कि लोहा का यूज़ होने लग गया। यानी कि जो भी आर्कियोलॉजिस्ट था 1500 ईसा पूर्व से ही लोहे के उपयोग की चर्चा करते हैं। यानी कि वो मतलब जितना भी आर्कियोलॉजिस्ट लोग का कहना था, वो बोलते थे कि 1500 BCE से ही लोहे का यूज़ हो रहा था, ये लोगों का कहना था। तो ये ध्यान में रखिएगा। 3000 से 1500 ये हो गया कॉपर, और फिर 1500 बोल सकते हैं इसके बाद लोहा मिला और लोहा का यूज़ होने लग गया, ठीक है। चलिए भाई, अब ताम्रपाषाण युग और सिंधु घाटी सभ्यता को लिंकअप करते हैं, है ना। कैसे मतलब चैल्कोलिथिक और ये हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन एक दूसरे से लिंकअप किया। तो ताम्रपाषाण युग को भारतीय उपमहाद्वीप की पहली विकसित सभ्यता, अगर पहला विकसित सभ्यता देखा जाए भारत में, तो ये है कौन सा भाई? ताम्रपाषाण युग में इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ा जाता है ना। तो ताम्रपाषाण युग और सिंधु घाटी सभ्यता लिंक हो गया, जुड़ गया। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा जो पश्चिमी पंजाब में था और मोहनजोदड़ो सिंध में था। अब ये दोनों पाकिस्तान में पहुंच चुका है, ठीक है। पहुंच चुका करने का मतलब पाकिस्तान में जा चुका है। सिंधु सभ्यता का इतिहास कई चरणों में प्रस्तुत हुआ, परंतु इसके सबसे उन्नत चरण, यानी कि सबसे एकदम जो पीक वाला स्टेज था ना, जो सबसे अच्छा टाइम था, वो 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक कहा जाता था, और इसी समय तक लोहा हुआ का यूज़ भी चालू हो गया था। इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक रहा है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया हमारा, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा, ये सब में भी इसका कुछ कुछ विस्तार हुआ है ना, ध्यान में रखना है। ये थोड़ा सा स्प्रेड किया है पूरा का पूरा, मगर बिहार में इसके अवशेष नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ जो अवशेष है, बोला जाता था कि चलो बिहार में मिल जाता है, बट ये बिहार में अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला। इट रिमेन्स आर नॉट फाउंड इन बिहार, बिहार में नहीं मिला है, ठीक है। तो ताम्रपाषाण युग और सिंधु घाटी सभ्यता कैसे लिंकअप किया, ये आपको ध्यान में रखना है।
ताम्रपाषाणकालीन अवशेष कहाँ से मिले? तो कुछ तो अवशेष मिले होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का नहीं मिला, लेकिन ताम्रपाषाण काल का तो मिला। कहाँ से मिला भाई? तो सोनपुर और ताराडी गया में, चिरान सारण में, चेचर वैशाली, फिर मनेर पटना, फिर सिनुआत रोहतास, ये सब जगह ध्यान में रखिएगा। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये सब लिख दिया जाएगा और ये सब दे दिया जाएगा मिलाने में। मैच द फॉलोइंग बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। PYQ अगर देखेंगे, हम लोग PYQ भी करेंगे तो उसमें देखेंगे बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग को मैच द फॉलोइंग में मिलता है और यही सब चीज़ से ज़्यादा रिलेटेड रहता है। बात करते हैं पॉटरी का। पॉटरी कहने का मतलब हो गया भाई जो पका हुआ मिट्टी का जो बर्तन होता था ना, ये सब घड़ा हो गया, ये सब चीज़ बोल सकते हैं। तो सिंधु सभ्यता में पॉटरी का क्या था इंपॉर्टेंस, वो देख लेते हैं कैसे कैसे क्या क्या मिला। तो सिंधु सभ्यता के नगरों में टेराकोटा अर्थात पकी मिट्टी के अनेक वस्तुएं। टेराकोटा मतलब पका हुआ मिट्टी, यानी कि उस समय लोगों को आइडिया लग गया था, आग भी आ गया था और कि पका देने से ना ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, तो वो चीज़ भी हो चुका था। पुरातात्विक साक्ष्यों के जो श्रृंखला आरंभ होती है जिसका विकसित चरण कलर्ड पॉटरी अथवा मृदभांड के रूप में प्रस्तुत होता है, ठीक है। यानी कि जो कुछ भी मिला उसमें कलर्ड पॉटरी ये सब भी देखा जाता है। तो कलर्ड पॉटरी हो गया, कलर किया हुआ थोड़ा थोड़ा अजीब अजीब टाइप से कलर, और पहले के टाइम पे थोड़ी ही हम लोग के जैसा एकदम वाइब्रेंट कलर रहता होगा, नहीं, पहले के टाइम में जो कलर था वो कलर उसमें लगाया जाता था। ऐसे मृदभांड के 3 रूप है, 3 टाइप का मृदभांड यानी कि पॉटरी मिला है। तो ब्लैक एंड रेड वेयर इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ब्लैक एंड रेड वेयर मिला है जो कि 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पश्चात है ना, लाल और काले रंग का मृदभांड मिला। फिर पेंटेड ग्रे वेयर रंगीन धूसर मृदभांड, ये 1200 से 600 ईसा पूर्व तक का। और नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर NBPW उत्तरी भारत में प्राप्त चमकीले काले मृदभांड जो 700 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक, यानी कि 700 से 200 ईसा पूर्व तक ये सब चीज़ NBPW वगैरह यानी कि नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मिला है। तो ये सब 3 टाइप का मृदभांड, 3 टाइप का बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मिट्टी का, पका हुआ मिट्टी का ये सब वस्तु मिला है। बिहार में उपयुक्त मृद भांडों के अवशेष भी विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए। बिहार में भी ये सब चीज़ को मिला, ये सब चीज़ मिला। इस प्रकार मानव जीवन के आदि कालक से ही बिहार में मनुष्यों के रहन सहन के साक्ष्य उपलब्ध हैं। तो ये कहा जा सकता है कि उस टाइम से ही बोला जा सकता है कि हाँ भाई बिहार में भी लोग इस टाइप के थे, यानी कि बिहार का इतिहास भी बहुत ही पुराना इतिहास रह चुका है। भारतीय इतिहास में संबंधित लिखित जानकारी के अगर बारे में बात करते हैं तो लिखित जानकारी का सबसे प्राचीन स्रोत वेद है, यानी कि वेद में भी बिहार का यूज़ हुआ है। इसकी रचना आर्यों द्वारा हुई। 1500 ईसा पूर्व में लगभग ईरानी पठार से प्रवास कर पश्चिमोत्तर भारत में आए थे, है ना। ये आर्य जो थे ना वो ईरानी पठार से प्रवास होकर पश्चिमोत्तर भारत में आए थे 1500 ईसा पूर्व में। कुछ इतिहासकार आर्यों के आगमन से ही सिंधु सभ्यता के पतन को जोड़ते हैं, यानी कि कुछ लोगों का ये कहना था कि जैसे ही आर्य लोग आए सिंधु सभ्यता का पतन स्टार्ट हो गया, खत्म हो गया। आरंभिक वैदिक काल अथवा ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व में इनका विस्तार पूर्व की दिशा में हुआ। तो सबसे पहले पूर्व की दिशा में हुआ, ठीक है ना, भारत का, और फिर उससे फिर धीरे धीरे चलते वो लोग बिहार में पहुँचे। इस क्रम में वे गंगा घाटी के क्षेत्र में आकर बस गए। इस काल का लगभग 800 ईसा पूर्व है। ये जो काल जो था, यानी कि टाइम पीरियड जो था ना, ये लगभग 800 ईसा पूर्व का काल था, ठीक है। यानी कि अभी से मान के चलिए तो 2024 है, मान के चलिए ना भाई कि 2800 साल, 850 साल पुराना बात है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। भारतीय से संबंधित हम लोग को जानकारी कहाँ से मिलता है, तो वेद से मिलता है ना, ध्यान में रखना है। ऋग्वैदिक और क्या क्या है, ऋग्वैदिक ब्राह्मण के पश्चात वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा मिलती है। ऋग्वैदिक ब्राह्मण के पश्चात वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा भी मिलती है। ऋग्वेद में भी सब चर्चा दिया गया आफ्टर द ऋग्वैदिक ब्राह्मण्स। इस विवरण के अनुसार गंडक नदी के तट तक आने वाले नव अंगों का विवदत यानी कि वर्तमान में विदेह मिथिला में निवास ग्रहण किया गया। क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस डिस्क्रिप्शन द न्यूली फॉर्म्ड अंगाज reached the banks of the Gandak river and settled in भीवदत्ता प्रेजेंटेड विदेह मिथिला, यानी कि जो प्रेजेंट डे में विदेह और मिथिला है वहाँ भीवदत्त कहा जाता था पहले, वहाँ पर बहुत सारे लोग आकर बसे और अपना निवास ग्रहण किया। गंगा के दक्षिणी मैदान में, मच्छर भी आ गया पढ़ने, गंगा के दक्षिणी मैदान में भी संभवतः इसी समय आर्यों ने अपनी बस्ती बसाई।
ठीक है, गंगा के भी दक्षिणी मैदान में इसी समय, यानी कि यही सब समय था जिस समय सब लोग धीरे धीरे सेटल्ड हो रहे थे। लौह औद्योगिक विकास के कारण जंगल को काटने और कृषि कार्य में सहायता मिली। अब जैसे जैसे आयरन एज आया, आयरन एज में क्या बना, तो बहुत सारा वेपन्स बना, औजार बना, टूल्स बना, ये सब चीज़ बना, तो कृषि कार्य में यानी कि थोड़ा एग्रीकल्चर में हेल्प हुआ और जंगल को काटने वाटने में भी हेल्प हुआ। इन बदले हुई आर्थिक परिस्थितियों ने इस क्षेत्र में नगरीकरण यानी कि अर्बनाइजेशन तत्पश्चात राज्यों के निर्माण में निर्णायक योगदान रहा, और इसी के वजह से बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, ठीक है ना, ये अलग अलग स्टेट्स बना, ऐसे धीरे धीरे करके चलते आ गया। तो स्टार्टिंग कहाँ से किए थे, स्टोन से। हम लोग जहाँ पर सिर्फ स्टोन था, बड़ा बड़ा पत्थर यूज़ करता था, और धीरे धीरे करते 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 कहाँ तक आ गए हम लोग, स्टेट का निर्माण तक। ठीक है, बात करते हैं प्राचीन बिहार का। तो प्राचीन बिहार की बात कर लेते हैं, तो महाजनपद काल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, महाजनपद काल, ये 6 सेंचुरी BCE का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उत्तर भारत में विशाल संगठित राज्यों का अभ्युदय हुआ। महाजनपद काल जो था यानी कि 6th सेंचुरी BCE। बौद्ध रचनाओं में इस काल को 16 महाजनपद और लगभग 10 गणराज्यों की चर्चा मिलती है। अगर बौद्ध रचना में देखा जाए तो 16 महाजनपद, ठीक है ना, महाजनपद और 10 गणराज्य का थोड़ा सा इसमें चर्चा मिलता है। तो ध्यान में रखने वाली चीज़ है, 16 महाजनपद और 10 गणराज्य। इनमें से 3 बिहार के क्षेत्र में स्थित थे, है ना, और इसमें से 3 कौन थे भाई, तो बिहार में जैसे अंग, मगध और लिच्छवी गणराज्य। तो ये 3 गणराज्य बिहार का था, तो इम्पॉर्टेंट तो बिहार हो ही जाता है। विस्तृत जानकारी अंगुत्तर निकाय में मिलती है, और भी ज़्यादा डिटेल में अगर देखा जाए तो अंगुत्तर निकाय में मिल जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं बिहार के प्रमुख राज्य जो कि हम लोग पढ़ें, जैसे अंग, मगध, लिच्छवी, ये सब के बारे में फटाक से समझ लेते हैं। तो सबसे पहला आता है लिच्छवी गणराज्य, गंगा नदी के उत्तर में, है ना, लिच्छवी गणराज्य। ध्यान से समझिएगा, ये सब चीज़ छोटा छोटा सा फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला हिसाब है। तो गंगा नदी के उत्तर में हो गया लिच्छवी गणराज्य। विभिन्न गणराज्यों का महासंघ था, बहुत सारा गणराज्य मिलके जो बना था ना, तो महासंघ बन जाता है, तो ये लिच्छवी गणराज्य बन गया। इसकी सीमाएं वर्तमान वैशाली और मुजफ्फरपुर जिलों तक फैली थी। वर्तमान में देखा जाए तो ये वैशाली और मुजफ्फरपुर तक फैला हुआ है। राजधानी इसका कौन था भाई, तो वैशाली को राजधानी बनाया गया था, कैपिटल, थोड़ा सा डेवलप था इसलिए बना दिया गया। अंग का बात करते हैं, तो वर्तमान मुंगेर और भागलपुर जिलों के क्षेत्र में फैला था, यानी कि वर्तमान में मुंगेर और जो भागलपुर है ना, वो हमारा अंग राज्य था। ठीक है, राजधानी कौन था भाई, तो चंपा, वर्तमान चंपानगर भागलपुर के समीप। ये पहले चंपा था, जो अभी चंपानगर बना हुआ भागलपुर में। मगध का बात करते हैं, तो वर्तमान पटना, नालंदा, गया जिलों के क्षेत्र इसके अधीन थे। यानी कि जो मगध जो था ना, पूरा का पूरा पटना, पूरा का पूरा नालंदा डिस्ट्रिक्ट, पूरा का पूरा गया, ये सब सारा चीज़ किस में आता था, मगध में आता था। राजधानी गिरिव्रज अथवा राजगिरी, वर्तमान राजगीर, गिरिव्रज अथवा राजगिरी कहा जाता था, अभी जो है करंट में राजगीर है। ठीक है ना, राजगीर बहुत ही अच्छा जगह है, अगर मौका मिले तो जरूर जाइए। आने वाले शताब्दी में मगध इस क्षेत्र का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य बन गया था। ये जैसे जैसे समय बनाना वैसे वैसे मगध जो था ना, वो मतलब सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया। ये कैसे बना वो भी हम लोग देखेंगे, मौर्य साम्राज्य जब हम लोग पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो लिच्छवी गणराज्य हो गया, अंग हो गया और मगध भी हो गया, हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। अब मगध साम्राज्य कैसे बढ़ा वो देखते हैं। मगध का प्रारंभिक इतिहास कैसा था, महाभारत से संबंध, और ये महाभारत से लिंकअप भी किया हुआ है भाई, देख लीजिए क्या है। महाभारत में गंगा के उत्तर की ओर विदेह राज और दक्षिण की ओर मगध राज का उल्लेख है ना। गंगा के उत्तर में कौन था भाई, तो विदेह राज्य, और दक्षिण में कौन था, मगध राज। ठीक है, ऐसे गंगा बहा मान लेते हैं, ऐसे नहीं बता, चलो ठीक है, ऐसे गंगा आया, ठीक है, तो पूरा पश्चिम, उत्तर में हो गया कौन सा भाई, उत्तर में विदेह राज और दक्षिण में हो गया मगध राज। ठीक है, अब इसमें मगध के शासक जरासंध का उल्लेख है। तो मगध का एक शासक था जरासंध। जरासंध का कहानी आप सबको पता होगा, कैसे उसको कूटा गया था, है ना, जिसमें भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित किया था, महाभारत युद्ध से कुछ पहले। तो महाभारत युद्ध होने से कुछ पहले एक मतलब द्वंद्व युद्ध हुआ था, है ना, जिसमें भीम जरासंध को एकदम दिया था खाने पीने भर। ठीक है ना, कहानी खत्म हो गया था। इस घटना के सही तिथिक्रम का निर्धारण कठिन है। अब एकदम एग्जैक्ट टाइम पीरियड बताना इज नॉट पॉसिबल, तो आसपास का चीज़ बताया गया महाभारत युद्ध से कुछ समय का पहले। ठीक है,
चले, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष देख लेते हैं। राइज ऑफ मगध एम्पायर में, अच्छा ये तो हो ही गया। हाँ, मगध का सुदृढ़ीकरण, सुदृढ़ीकरण करने का मतलब स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाई, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग कैसे हुआ इसका। जो 6ठी शताब्दी से पूर्व के पश्चात मगध की राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ होने लग गई, है ना। मगध का जो पॉलिटिकल सिस्टम था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना, वो स्ट्रांग होने लग गया। जाहिर सी बात है ना, किसी स्टेट में, किसी राज्य में अगर कोई अच्छा इंसान आ जाता है तो वो स्टेट अच्छा धीरे 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 डेवलप करते चला जाता है। जो इंसान सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, अपने हम हैं मैं कर रहा है, वो ख़त्म हो जाता है। वो ना ज़्यादा वहाँ ना राजा टिकता है, ना प्रजा सही से रह पाता, और पूरा का पूरा साम्राज्य चौपट हो जाता है, ठीक है। तो मगध के राजनीतिक स्थिति शुरू होने लगी। 2 शासकों की देन निर्णायक थी, एक बिंबिसार और अजातशत्रु। ये अच्छा शासक था, अच्छा किया भाई, बहुत डेवलपमेंट किया। दोनों हर्यक वंश के शासक थे और महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। हर्यक वंश ध्यान में रखिएगा, बिंबिसार और अजातशत्रु याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये हमेशा क्वेश्चंस में देखने को मिलता है। बिंबिसार के बारे में बात कर लेते हैं। 544 से 492 ईसा पूर्व, 544 से 492 ईसा पूर्व। 15 वर्ष की आयु में सिंहासन प्राप्त किया, ठीक है ना। कौन भाई? बिंबिसार। 15 साल का एज में सिंहासन मिल गया उसको। हम लोग 15 साल का एज में 10th पास करते हैं और उसको सिंहासन मिल गया, और शताब्दी से अधिक समय तक शासन किया, ठीक है। और उसी के अधीन मगध साम्राज्य का विस्तार आरंभ हुआ। एक महत्वाकांक्षी शासक और योग्य कूटनीतिक भी था। अच्छा शासक था, इसलिए उसको हो सकता है 15 साल की उम्र में मिला भी, दिया गया, जिम्मेवारी दिया गया और वो अच्छा निभाया भी। वैवाहिक संबंधों की नीति, इसका एक बड़ा मस्त रूल था, शादी करो, अपना राज्य मिला लो, टेंशन ही खत्म हो जाएगा। तो इसके चक्कर में ही देख लो क्या क्या किया। पहली पत्नी कोशला देवी, कौशल की राजकुमारी, कौशल राज्य था, उसकी राजकुमारी। दहेज के रूप में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ। कौशल शासक उसका मित्र हो गया। अब पूरा का पूरा काशी सिक्योर हो गया, अब तो कोई बोल ही नहीं सकता भाई, काशी का क्षेत्र मिल गया भाई, दामाद जी है। दूसरी पत्नी चेलन्ना, है ना, वैशाली के लिच्छवी शासक परिवार की राजकुमारी, यानी कि वैशाली के जो लिच्छवी शासक परिवार था उसकी राजकुमारी। वज्जी के साथ संबंध सुदृढ़ हो गया। अब वज्जी संघ जो था वो उसके साथ पूरा का पूरा स्ट्रेंथ बन गया, उधर से भी सिक्योरिटी। तीसरी पत्नी, एक सेकेंड, तीसरी पत्नी पंजाब की मद्र राजकुमारी, ठीक है ना। तो पश्चिम और उत्तर सीमाएं सुरक्षित हो गए। तो मतलब शादी करो और अपने आप को सिक्योर करो, जिस जिस स्टेट से राजकुमारी को लाया गया है। सिंपल सा रूल था। सैन्य विजय और कूटनीति, यानी कि अब थोड़ा सा आ जाते हैं वॉर वाला सिचुएशन में। अपने पूर्वी पड़ोसी अंग के राज्य पर चढ़ाई की और वहाँ के शासक ब्रह्मदत्त का वध कर दिया, ठीक है ना। पूर्वी पड़ोसी अंग के राज्य पर, तो जो भी पड़ोसी वाला था ना उस पर चढ़ाई किया, उस पर वॉर किया, लड़ाई झगड़ा किया और उसको सबको मिला लिया अपने में। चलो भैया, आपको उपाय नहीं, तुम अलग नहीं रह सकता। अवंती के शासक चंद्र प्रद्योत महासेन के साथ भी युद्ध हुआ, जो अनिर्णायक रहा, ठीक है ना। अवंती का एक शासक था चंद्र प्रद्योत, इसके साथ भी लड़ाई हुआ लेकिन ये ड्रॉ रहा, ठीक है। सुपर ओवर उस समय होता नहीं था, इसलिए ये ड्रॉ मैच रहा, ठीक है। अंततः दोनों ने मैत्री कर ली, तो दोनों मिल गए। चलो भाई, बंटवारा हो गया, पॉइंट, एक पॉइंट। प्रद्योत के उपचार के लिए अपने चिकित्सक जीवक को उज्जैन भेजा। अब जब मित्रता कर लिए भाई, तो कुछ नुकसान हुआ इसको, प्रद्योत को हुआ होगा, बुखार उखार लगा हो, टाइफाइड हुआ होगा, तो जीवक को यानी कि चिकित्सक अपना भेज दिया। कौन भाई? तो ये बिंबिसार अपना चिकित्सक यानी कि इसका पर्सनल डॉक्टर था, जीवक नाम का, उज्जैन भेजा, जाओ उसको देखो भाई। एक विवरण के अनुसार गंधार के शासक ने भी कूटनीति संपर्क रहा। गंधार के शासक से भी कूटनीति संपर्क था। किसका भाई? तो बिंबिसार का। युद्ध और कूटनीति में मगध के क्षेत्र पर विस्तार किया और अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि की। अब कूटनीति अच्छा है तो जाहिर सी बात है भाई, धीरे धीरे युद्ध करेगा, मिलाएगा, ये वो सब करेगा, तो वो थोड़ा सा पॉलिटिक्स अच्छा आता था और ये काफ़ी काम भी किया इसके लिए। बट बिंबिसार का जीवन का दुखद अंत क्या हुआ? उसके महत्वाकांक्षी पुत्र अजातशत्रु ने सिंहासन पर अधिकार करने के लिए अपने पिता को बंदी बना दिया। अब इसका बेटा, जो बिंबिसार का जो बेटा था अजातशत्रु, ठीक है ना, वो क्या किया, वो सिंहासन पर बस कुर्सी खातिर, कुर्सी के लिए, है ना। अभी इसी से रिलेटेड अभी एक छोटा सा मूवी देखे रहे थे, जिसमें था कि एक वकील बेटा जो है ना, अपना फादर का बिजनेस को ओवरटेक करने के लिए पूरा का पूरा एकदम कत्लेआम मचाया हुआ था, मार काट किया हुआ था, लास्ट में वो भी मर गया। तो बौद्ध स्रोतों में अजातशत्रु को अपने पिता का हत्यारा कहा गया है। बौद्ध स्रोतों में अजातशत्रु को बोला गया है कि यही था जो अपने पिता को मारा था, बिंबिसार को।
परंतु जैन स्रोत इससे सहमत नहीं है। बट बौद्ध वाला बोलते हैं, जैन वाला बोलते हैं न भैया नहीं होगा। तो ये दोनों में डिबेट चल रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ। होगा तो आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा डेफिनेटली। चलिए भाई, तो अजातशत्रु के बारे में बात कर लेते हैं कि इतना जो नौटंकी किया, देख लेते हैं कौन है भाई। अपने पिता के साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया, साम्राज्यवादी नीति इंपेरियलिस्टिक पॉलिसी को आगे बढ़ाया कि नहीं भैया अच्छा है। 2 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। अब 2 महत्वपूर्ण युद्ध कौन कौन था? पहला युद्ध था कौशल के साथ, पहला युद्ध कौशल, ठीक है ना, जहाँ से वो राजकुमारी लेके आया था बिंबिसार। कौशल के शासक प्रसेनजीत के साथ हुआ, जिसने काशी पर पुनराधिकार कर लिया था। अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर संधि पर बाध्य किया। अजातशत्रु जो उसका जो बेटा था बिंबिसार, वो सीधा प्रसेनजीत को ही हरा दिया, बोला चलो संधि कर लेते हैं, संधि पर उसको एकदम ले आया। काशी का क्षेत्र मगध को पुनः प्राप्त हुआ, ठीक है ना, काशी का क्षेत्र मगध को पुनः प्राप्त हो गया। काशी का जो उसके हाथ में था, कौशल के हाथ में, अब मगध को मिल गया। और कौशल की राजकुमारी वजीरा का विवाह अजातशत्रु के साथ हो गया। फिर से कौशल की राजकुमारी आई वजीरा नाम की, और वो अजातशत्रु के साथ विवाह कर ली, बस हो गया अपना फिर से। दूसरा युद्ध किसके बारे में हुआ? तो वज्जी गणराज्य के साथ दूसरा युद्ध हुआ। गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर एक सैनिक छावनी का निर्माण हुआ, ताकि वहां से वैशाली पर अभियान में सुविधा हो, ठीक है ना। अगर बोला जाए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वज्जी गणराज्य के साथ युद्ध के समय में कहाँ पर छावनी तैयार किया गया था? तो गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम के जगह पर, है ना। यह क्षेत्र पाटलीग्राम कहलाया। कौन सा ग्राम कहलाया? तो पाटलीग्राम। बाद में यही पाटलिपुत्र बना, विख्यात हुआ और मगध के विस्तृत साम्राज्य की राजधानी बना। और यही पाटलिपुत्र आज क्या हो गया? पटना बन गया, ठीक है। तो ध्यान में रखा, गंगा, गंडक और सोन नदी का संगम, ठीक है ना, जहाँ पर वज्जी गणराज्य से युद्ध के लिए ये लोग छावनी लगाया था, और वो छावनी आज पटना बन गया है। यह युद्ध में छल से भी काम लिया गया। भगवती सूत्र के अनुसार अजातशत्रु ने अपने मंत्री वस्यकार की सहायता से वज्जी संधि के सदस्यों में फूट डालकर उनकी शक्ति को कमजोर बना दिया। फूट डालो, शासन करो वाला हिसाब है, और कुछ नहीं। शायद यहीं से कॉपी किया है अंग्रेज लोग भी, तो डिवाइड एंड रूल वाला अपनाया। तो अंग्रेज लोग, तुम लोग भी सुन लो भाई कि तुम लोग का ये रूल नहीं था, ऑलरेडी पहले से चलते आ रहा, तो तुम लोग कॉपी पेस्ट कर दिया है, ठीक है। अपना तो कुछ नहीं किया तुम लोग, ठीक है। तो छल से युद्ध किया, और भगवती सूत्र में ये बताया गया है कि अजातशत्रु जो था ना, उसका एक मंत्री था वस्यकार, ठीक है ना, उसके सहायता से वज्जी संधि के सदस्यों में फूट डाल दिया। मतलब वज्जी का जो भी था ना, वो नेता वेता था, उसमें सब फूट डाल दिया, लड़वा दिया, और बस युद्ध कर लिया, कमज़ोर कर दिया, जीत गया। तत्पश्चात उसने वैशाली पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। अब कमज़ोर हो गया ऑलरेडी, तो जीतेगा ही भाई। इस प्रकार गंगा नदी के दोनों ओर मगध का आधिपत्य बन गया। अब गंगा नदी है, इसके उत्तर भी अपना, दक्षिण भी अपना, तो बस हो गया अपना, और क्या, टेंशन खत्म। अभी भी अवंती का राज्य मगध का प्रबल शत्रु बना हुआ था। अब अवंती का राज्य आता है एक ठो, जो कि अभी भी मगध का शत्रु बना हुआ तैयार खड़ा था। अजातशत्रु ने राजगीर की सुरक्षा हेतु किलेबंदी कराई। अब राजगीर की सुरक्षा के लिए ना किलाबंदी करवाया। इन दीवार के अवशेष अभी भी देखे जा सकते हैं, और अभी भी देखने को मिलता है वही किलाबंदी। राजगीर जाइए, नालंदा विश्वविद्यालय जाइए, वो आसपास में आपको सब कुछ मिलेगा। अजातशत्रु के मृत्यु तक मगध के विस्तार का पहला चरण पूरा हो चुका था। यानी कि अजातशत्रु जिस समय मर रहा था, चाहे जिस समय मरा होगा, उस समय तक मगध का पहला जो चरण था, ठीक है ना, फर्स्ट फेज ऑफ डेवलपमेंट पूरा हो चुका था। मगध की स्थिति समकालीन राज्यों में सर्वोपरि होने लगी थी, और उस समय तक अच्छा खासा मगध डेवलप कर चुका था। हो गया। राजगीर में पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया, ठीक है ना, पहला बौद्ध संगति का आयोजन हुआ, जिसमें बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया। तो आपसे कहा जा सकता है कि पहली बौद्ध संगति का आयोजन किसने करवाया था, किसके समय में हुआ था भाई? तो अजातशत्रु के समय में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? तो राजगीर में हुआ था, है ना। इसमें किसके उपदेश का संकलन किया गया? तो बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया। इनकी 2 श्रृंखलाएं थी, श्रुत उक्तिया जैसे कहा जाता है, और विनय संघ के नियम। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए, अब आता है एक और, उदयभद्र उदयीन 460 से 444 ईसा पूर्व। अजातशत्रु का उत्तराधिकारी। अब अजातशत्रु मरा है तो कोई ना कोई तो बैठेगा कुर्सी पर। अब कुर्सी किसके हाथ में आया भाई? तो उदयभद्र उदयहीन के हाथ में। साम्राज्य के क्षेत्रों में उत्तर और पश्चिम की ओर विस्तृत विस्तार के पश्चात राजगीर राजधानी के रूप में उपयुक्त नहीं रही थी, है ना। प्रमुख नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण पाटलिपुत्र संचार, यातायात और व्यापार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। अब ये जो पाटलिपुत्र जो बना था, जो सैन्य छावनी जो बना था, है ना, पाटलीग्राम जो था, पाटलिपुत्र, फिर पटना जो हो गया, ये सब ना संचार, कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ट्रेड हो गया, ये सब के लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट हो जाता था।
उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना ली। उदयन जो था ना, ये बंदा जो था ना, बोला कि भैया चलो यहाँ अच्छा खासा डेवलपमेंट है, पाटलिपुत्र को अपना बनाओ राजधानी, ठीक है ना। और इसी के साथ पाटलिपुत्र का उत्कर्ष आरंभ हुआ। राजधानी बना तो राजधानी का तो डेवलपमेंट करना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि नहीं करना पड़ेगा, तो करना पड़ा, और करना पड़ा तो बस आगे निकल गए ये लोग। उदयन के उत्तराधिकारी दुर्बल और अयोग्य थे। इसका जो उत्तराधिकारी जो था ना, वो था बैल, लिटरली, ठीक है ना। ये बैल था, तो बैल लोग से कुछ होगा नहीं, बस खेत वाला बैल अलग होता है, हम जो बैल बोल रहे हैं वो आप समझ सकते हैं कि हम बैल क्या बोल रहे हैं। महावंश के अनुसार ये सभी पितृहंता भी थे, यानी कि एक महावंश कोई था, उसके अनुसार कहा जाता था कि ये सब लोग पितृहंता थे, यानी कि पिता को खा जाने वाले, ठीक है। अतः प्रजा ने उनसे तंग आकर उनकी सत्ता का अंत कर दिया। तो लगा कि ये भाई ये तो हम लोग को अच्छा से चला ही नहीं सकेगा, तो प्रजा ही क्या धावा बोल दिया, कहानी ढिस कर दिया लोग। इस वंश का अंतिम शासक नागदशक था। तो इस वंश का अंतिम शासक उभर के आ रहा है, कौन भाई, नागदशक। किसका भाई, तो ये जो अजातशत्रु चलते आ रहा था इस वंश का, महावंश का, है ना। चलो भाई ये तो हो गया। आगे आते शिशुनाग वंश। अब आता है शिशुनाग, देख रहे हैं नाग फुफकार मार रहा है। अगले शासक शिशुनाग द्वारा मगध की राजधानी वैशाली में स्थापित किया। अब शिशुनाग आता है, ठीक है। अब वो बोलता है कि भैया मगध की राजधानी वैशाली में स्थापित कर दो, कोई उपाय नहीं है, पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में किया गया, हो गया वैशाली में। उसने मगध की सीमाओं का और अधिक विस्तार किया, थोड़ा सा मगध को और बढ़ाया। सर्वश्रेष्ठ सफलता अवंती के राज पर विजय की। सबसे पहले अवंती को अपने में मिला लिया। दोनों राज्यों के मध्य लगभग एक शताब्दी पुराना प्रतिद्वंद्वी समाप्त हो गया। और एक शताब्दी पुराना प्रतिद्वंदित्व, यानी कि एक तरीके से बोल लीजिए कि जो कॉन्क्वेस्ट चलते आ रहा था ना, उसको खत्म कर दिया अवंती को जीत के। पुराणों के अनुसार प्रद्योत वंश की सेना नष्ट हुई और अवंती के क्षेत्र मगध साम्राज्य में शामिल हो गया, ठीक है। अब अवंती जब हो गया तो ये मगध में जाकर शामिल हो गया, है ना। क्यों, क्योंकि सब सेना ही नष्ट हो गया, तो कौन चलाएगा भाई, तो मगध बोला आ जाओ मेरे में, हम तुम पर राज करेंगे, और क्या। शिशुनाग ने वत्स और कौशल के राज्यों पर भी विजय प्राप्त की। तो वत्स भी उसके हाथ में, कौशल भी उसके हाथ में, सब मगध में घुस गया। उसके उत्तराधिकारी कालाशोक के अधीन वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। अब आता है द्वितीय बौद्ध संगति, ठीक है। कालाशोक के अधीन वैशाली में हुआ द्वितीय बौद्ध संगति, जिसमें बौद्ध से रिलेटेड क्या क्या, लेकिन कालाशोक का शासन अल्पकालीन रहा था। और ये कालाशोक जो था ना, कालाशोक, ठीक है ना, इसका जो टाइम जो था, जो रिग्न था एक तरीके से बोल सकते हो, वो बहुत ही छोटा था, बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए था, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस में चला गया। तो ध्यान में इसमें इंपॉर्टेंट कौन हुआ, कालाशोक के अधीन वैशाली में, कहाँ हुआ, वैशाली में क्या हुआ, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, है ना, कालाशोक के उत्तराधिकारी के। नेक्स्ट में आते हैं नंदवंश। नंदवंश महापद्मनंद 344 ईसा पूर्व, ठीक है ना। तत्पश्चात महापद्मनंद ने सत्ता पर अधिकार कर लिया। इसके बाद, है ना, ये कालाशोक जब इसका जब कहानी ढेस हुआ ना, तो ये आ गया, महापद्मनाभ ने सत्ता पर अधिकार कर लिया फाइनली। निम्न मूल का कहा जाता है, ये निम्न मूल का कहा जाता है, मगर वह एक महान विजेता और योग्य शासक था। निम्न मूल का था बट एक महान विजेता भी था, अच्छा काम था, मतलब कर्म से प्रधानता था, जन्म से प्रधानता नहीं था। मौर्य के उत्कर्ष के पूर्व मगध साम्राज्य की सीमाओं का सर्वाधिक विस्तार उसी ने किया, यानी कि मौर्य के उत्कर्ष के पूर्व, यानी कि मौर्य साम्राज्य आने से पहले अगर देखा जाए, जो सबसे ज़्यादा जो सीमा विस्तार किया है किसका भाई, मगध साम्राज्य का, तो वो कौन किया भाई, तो नंदवंश ही किया। कलिंग पर विजय प्राप्त की। इसने एकारट की उपाधि धारण की, ठीक है, ध्यान में रखना कि नंदवंश को कौन सा उपाधि दिया गया, एकारट की उपाधि। कलिंग पर विजय किया, ये नंदवंशी है, महापद्मनंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली। कलिंग। कौशल में विद्रोह का दमन कर उस पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया। कौशल में विद्रोह उठ रहा था कि भैया ऐसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, ढिमकाना नहीं होगा, आप लोग 5G चला रहे हैं, हम लोग को 2G दे रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। तो बस ये उठा, महापद्मनंद उठा, नंदवंश वाला, बोला कि तुमको 5G चाहिए, आओ देते हैं। सीधा लेके आ गया उसको टेलीफोन पर, अब कुछ नहीं चलेगा, तुम्हारा नौटंकी ज़्यादा मत किया करो।
संभवतः उत्तरी कर्नाटक तथा साम्राज्य विस्तार किया गया। अब उत्तरी कर्नाटक तक साम्राज्य विस्तार कहा जाता है कि कर्नाटक तक इसका साम्राज्य विस्तार हो गया। सोचो कहाँ है बिहार, मगध और कहाँ है कर्नाटक। इसका अंतिम वंशज धनानंद था। ये बड़ा ही बदमाश था ही, ठीक है ना। इसका अंतिम वंशज धनानंद था, ठीक है, नंद वंश का एक तरीके से बोल सकते हैं, 344 ईसा पूर्व, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, कहानी आपको सबकॉन्शियसली बैठ जाना चाहिए। धनानंद और सिकंदर का आक्रमण। अब धनानंद आया और सिकंदर का आक्रमण, ये दो चीज़ देखना है हम लोग। धनानंद के शासनकाल में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। धनानंद जिस समय था ना, उसी समय सिकंदर आया भारत पर और तरखाट मचा दिया। नंद साम्राज्य उस समय शक्तिशाली अवस्था में था। नंद साम्राज्य अच्छा खासा स्ट्रांग था भाई। कहा जाता है कि नंद वंश के सैन्य बल, विशेषकर हस्ती सेना के कारण सिकंदर के सैनिकों ने व्यास नदी का तट पार करने से इनकार कर दिया और सिकंदर का भारतीय अभियान अधूरा रह गया, है ना। हस्ती सेना मतलब बोल सकते हैं कौन सा सेना था, एम्पायर, हाँ, एलिफेंट फोर्स जिसको बोलते हैं। हस्ती सेना हम सोच रहे थे एलिफेंट फोर्स, है ना। विशेषकर हस्ती सेना, यानी कि हाथी इतना था इसके पास, इतना, यानी कि इस पर इससे रिलेटेड इतना सेना था कि सिकंदर ने सैनिकों ने व्यास नदी का तट पार करने से इनकार कर दिया था। सिकंदर का जो सैनिक था वो बोला कि भैया हमसे न हो पाएगा, व्यास नदी का तट पार नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जिसके वजह से सिकंदर का भारत अभियान अधूरा रह गया था। लेकिन अगर वो नहीं होता तो सिकंदर भारत को भी अपने कब्जे में ले लिया होता। धनानंद एक अत्याचारी शासक था और प्रजा में अलोकप्रिय था। धनानंद बहुत ही चट्टा किस्म का था और बहुत ही अत्याचारी था और अलोकप्रिय था, बहुत ही, ये देख रहे हो इमोजी। सिकंदर की वापसी के बाद व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने, सिकंदर के वापसी के बाद व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता, यानी कि सिकंदर जब वापस आया तो जब पूरा का पूरा अस्त व्यस्त था, पूरा का पूरा, उसका लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद का वध कर पाटलिपुत्र का अधिकार कर लिया और मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश की सत्ता स्थापित हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य आ गया, मौर्य वंश का स्थापना हो गया। इस धनानंद बैल का अंत हुआ, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा क्रूर था ये एकदम। अब मगध राज के उत्कर्ष के कई कारण हैं। मगध इतना शक्तिशाली क्यों था, है ना, ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं लोहे की खान। इस क्षेत्र में लोहे के अनेक खान थे जो अच्छे हथियारों का निर्माण में सहायक थी, जैसे महाशिलाकंटक और रथ मूसल नए शक्तिशाली हथियार थे। महाशिलाकंटक और रथ मूसल, तो ये सब लोहे का खान था। तो लोहा आसानी से मिल जाता था, बस धर के ही लोग वेपन बना रहा था, कोई उपाय ही नहीं था, दिए जा रहा था। केंद्रीय स्थिति, मगध का राज्य मध्य गांगेय घाटी के केंद्र में था। तो गंगेय घाटी के केंद्र में था तो चारों तरफ से एकदम इसको काम मिल जा रहा था, हो जा रहा था, काम आसान हो जा रहा था, चारों तरफ से लगाया हुआ था। तो धीरे धीरे ये काफ़ी फैलता गया। उर्वर भूमि था, फर्टाइल जमीन था, ठीक है। यह क्षेत्र अत्यधिक उर्वर और समृद्ध था। कृषि की संपन्न अवस्था के कारण शासक वर्ग के लिए आर्थिक संसाधन की प्राप्ति भी आसान थी, जो साम्राज्य विस्तार के लिए अनिवार्य थे। तो साम्राज्य विस्तार के लिए अनिवार्य तो था भाई। कृषि जब चालू हो गया, सब कुछ होने लग गया, तो सोचो खाना टाइम पर मिलने लग गया, सैनिक को भी अच्छा खासा न्यूट्रिशन मिलने लग गया, जो हाथी पाल के रखा था, जानवर पाल के रखा था, ये सब चीज़ भी अच्छा खासा हो गया। समृद्ध व्यापार, व्यापार में समृद्ध अवस्था में भी इसका कारण अतिरिक्त आर्थिक संसाधन भी उपलब्ध था। समृद्ध व्यापार होने लग गया, ठीक है। क्या क्या था, आयरन माइंस हो गया, सेंट्रल लोकेशन हो गया, फर्टाइल लैंड हो गया, प्रॉस्पेरस ट्रेड हो गया। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता था मगध साम्राज्य का छोटा हाथी से बड़ा हाथी बनने में। और भी है, हाथियों की प्रचुरता। मगध के क्षेत्र में हाथी भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, जिनकी सहायता से विरोधी शासकों के दुर्ग और नगरों का अधिकार आसान था। अब हाथी के सामने कुछ तो है नहीं, हाथी के सामने तो सब कुछ छोटा है, वो बड़ा बड़ा गेट तेट सब फोड़ले फाड़ले निकल जाता था। सुरक्षित राजधानियाँ, मगध की दोनों राजधानियाँ राजगीर और पाटलिपुत्र अत्यंत सुरक्षित और सुदृढ़ थी। किलेबंदी हुआ था ना भाई, किला बना दिया था एकदम, ऐसा एकदम सुदृढ़ कर दिया था, स्ट्रेंथ बना दिया था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना दिया था। राजगीर का 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था जिसमें प्रवेश मार्ग मजबूत किलेबंदी द्वारा सुरक्षित था। 5 पहाड़ियों से घिरा था राजगीर। पाटलिपुत्र का बात करते हैं तो 4 नदियों से घिरा सुरक्षित जलदुर्ग था। ये इसके लिए चारों तरफ से किला बना दिया था, ये ऑलरेडी जलदुर्ग था पाटलिपुत्र, जिस पर विजय आसान नहीं था। तो ये बड़ा ही सिक्योर था। योग्य और महत्वाकांक्षी शासक भी थे, अच्छे अच्छे लोग थे। देखो भाई, योग्य और अच्छा शासक आएगा तो जाहिर सी बात है हर लोगों को
फ़ायदा होगा, चाहे वह लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी कि पूरा का पूरा स्टेट, पूरा का पूरा राज्य को भी, गणराज्य को भी फ़ायदा हुआ और जनता को तो फ़ायदा हुआ ही। इन सब के अतिरिक्त मगध में ऐसे योग्य और महत्वाकांक्षी शासक सत्ता में रहे जिनमें अपना अदम्य उत्साह और शौर्य के साम्राज्य विस्तार को संभव बनाया। बहुत ही एकदम मतलब शौर्य गाथा एक तरीके से बोल सकते हैं। अब जो भी था, भले वो कांड किया नहीं किया डजेंट मैटर, लेकिन अगर राजा है तो राजा वाला क्वालिटी तो होना ही चाहिए था, और वो क्वालिटी था भी। ठीक है, तो यहाँ हम लोग पढ़ लिए मौर्य साम्राज्य का मतलब स्टार्टिंग फेज। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में मौर्य साम्राज्य से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे कंप्लीट करते जाएंगे, देखेंगे मौर्य साम्राज्य में क्या क्या कैसे कैसे हुआ। ठीक है, तो आई होप कि अभी तक का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहानी के फॉर्म में थोड़ा जो एक्स्ट्रा जो हम ऐड ऑन किए वो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी बीपीएससी का तैयारी करने में बिहार से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि वर्मा जीएसजी के आ चुका है बाजार में। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।